पाकिस्तान में हर कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ प्रोफेशनल झूठ बोलने वाले बेशुमार हैं। डेंटल वेंटल का कोई काम नहीं है इसमें। पहले वो डेंटल रिकॉर्ड होगा, फिर आपका डेड बॉडी का एक्सरे लिया जाएगा, फिर दोनों एक्सरे कंपेयर किए जाएंगे। ये एक ओल्ड टेक्निक थी, ये भी गैस वर्क है। आगे डीएनए ये अगर हम करेंगे तो उसके बाद डीएनए ने कंफर्मेशन करनी है। ये सब झूठ है, ये सारा अपनी दुकानदारी है। ये जो लोग डेंटल का क्लेम कर रहे हैं, दे आर क्रिमिनल, दैट्स क्रिमिनल। बताएं अपना कि मैं नहीं कर सकता। बहुत सी चीजें हम नहीं कर सकते, हम कह देते हैं नहीं कर सकते। हवेलियां का हुआ था अटैक, कम से कम नहीं उसके कुछ हजारों में सैंपल होने थे, लेकिन उन्होंने दुकानदार ढूंढ लिए डेंटल वाले, वो 5-6 दिन में हो गया। अब वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने वो भी किया था। डिड यू डू इट राइट? करना नहीं है, सही करना है। हम डीएनए से जब आइडेंटिफाई करते हैं, हम कहते हैं कि दुनिया में किसी क्रेडिबल लैब में ले जाएं, वी विल स्टैंड बाय आवर रिजल्ट्स। करें जी डेंटल भी इसी तरह लाएं, जो डेंटल से आइडेंटिफाई की हुई हम डीएनए करके बताते हैं कि सही है, ये गलत है। हमसे नहीं करवाना, किसी और से करवा लें, बाहर से करवा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और यकीन कीजिए, पहले मैं ये दुआएं करता था कि अल्लाह ताला इस मुल्क में से करप्शन ख़त्म कर दे। मैं ये मजाक नहीं कर रहा, ना मैं ये तंज़ कर रहा हूँ। मैं अब हकीकतन ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तू हमें चाहे करप्ट बना दे, हमें बेवकूफ़ ना बना। क्योंकि अब तो हमाकत और जहालत इस तरह फरावानी से नज़र आ रही है कि अगर जहालत में और करप्शन में मुझे कुछ चूज़ करना हो तो मैं नैब शैब सब कुछ बंद कर दूं, जो मर्जी करप्शन करे, और लेकिन फैसले अक्ल के ऊपर बेस तो करे। लोग अपनी ज़िंदगी में तजर्बों से सीखते हैं, कौमें अपनी ज़िंदगी में तजर्बों से सीखती हैं। पाकिस्तान आज़ाद हुआ 57 में गिलगित में जहाज़ गिरा, फिर 57 के अंदर 56 में गिरा, 57 में ईस्ट पाकिस्तान में गिरा, 58 में दिल्ली में गिरा, 65 में पेशावर में गिरा, 65 में फिर कायरो में गिरा, 66 में एक पीआईए का हेलीकॉप्टर गिरा, 70 के अंदर रावलपिंडी में जहाज गिरा, 72 में गिलगित में गिरा, 79 में हज की फ्लाइट सऊदी अरब से आती हुई वो खराब हुई, 1986 में पेशावर में हादसा हुआ, 89 में फिर गिलगित में हादसा हुआ, 92 में नेपाल में हमारा जहाज गया, 2006 में मुल्तान का हादसा हुआ, 2010 में एयर ब्लू का हादसा हुआ और 2012 में भूजा का हुआ। ये पीआईए के नहीं है, लेकिन 2016 में फिर जिसमें जुनैद जमशेद जो है वो भी शहीद हुए, वो हादसा हुआ। और 2016 में तमाम का रिकॉर्ड में से कख नहीं पता किसी को आज तक के जहाज क्यों गिरे। ओ अल्लाह के वली हो, आप कहते हैं रिपोर्ट आएगी, और रिपोर्ट आएगी आपने लगाया हुआ है एक लाल बत्ती के पीछे, आपको नहीं पता। क्योंकि इन तमाम के अंदर सिर्फ एक गलती कहते हैं जो पायलट्स हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करना अपनी हद तक समझता है। जिस तरह आजकल मास 95 एक स्टेटस सिंबल है ना, हम स्टेटस सिंबल समझते हैं। वायलेट करना, ऊंचाई पे होंगे, हमें कहा गया टावर के जनाब नीचे आए, हम कहेंगे नहीं, आई कैन मैनेज, मैं कंफर्टेबल हूँ, कर लूँगा। कमाल बात है मेरा कप्तान, मैं आपके कुर्बान जाऊँ। आप अमेरिका की मिसाल देते हैं, आप हिंदुस्तान की मिसाल देते हैं, आप न्यूजीलैंड की मिसाल क्यों नहीं देते, जहां पिछले तकरीबन 20 दिन से कोई केस नहीं हुआ और हाकिम एक खातून है। क्योंकि उन लोगों ने अपने तजर्बों से सीखा। और इसकी एक मिसाल दूं, मस्जिद में जब वो मुसलमानों को मारा गया तो उसके बाद उन्होंने कानून बदला। हम कब करेंगे, मेरी समझ से बाहर है। अब ये जो आज का मौजू है ना, ये अज़ाब इलाही है। मैं ये बिल्कुल भी आपको तंज़न नहीं कह रहा, ये अज़ाब इलाही है। किसी के घर का मुर्दा किसी की कब्र में डाल दें और किसी का जनाजा किसी के घर में चला जाए, लोगों को ये ना पता हो कि मैं जहाँ फातिहा पढ़ने जा रहा हूँ, फातिहा पढ़े, अब जिसकी मर्जी कब्र पे पढ़े, ये मेरे अब्बा की है, अम्मा की है, या किसकी है। और लेकिन खुदा के वलियो, जिन लोगों के ख़ानदान मरे हैं, मैं बहुत ही अजीज़ को जानता हूँ, उसका वो फौजी आदमी है, उसने अपने फौजी दोस्त को कहा कि यार तेरे बीवी बच्चे जा रहे हैं कराची, तू भी चला जा। वो चला गया, चारों मर गए, 2 बच्चे मियाँ बीवी मर गए। मैंने ताज़ियत के लिए फ़ोन किया तो उस ऑफिसर ने मुझे पता है क्या कहा, कहता है सर अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपने दोस्त को भी उसमें भिजवा दिया, वरना बीवी बच्चे मरने के बाद वो क्या करता। इस गम, इस हालत में भी हमारी हुकूमतें सच बोलने को इख्तियार नहीं करती। क्यों नहीं करती, अल्लाह आलम। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ इंशाल्लाह ताला अशरफ साहब होंगे, अशरफ ताहिर साहब, जो कि DG हैं फोरेंसिक के, कमाल आदमी हैं
और कमाल गुफ्तगू की, और सारा पाकिस्तान साइंसी एक तरफ और ये बंदा एक तरफ। हमारे साथ जनाब आली नईम अशरफ भट्ट साहब है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। भट्ट साहब हैं जिन्होंने कि ये खबर जो है ब्रेक की, और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ भट्ट साहब, जब आपने खबर ब्रेक की तो मैं आपके साथ नहीं था। मेरा ख्याल था कि ये भट्ट साहब ने कौन सी खबर ब्रेक कर दी, बिल्कुल ही गलत है। जो लोग कर रहे हैं वहाँ पर वो भी तो अच्छे साइंसदान हैं ही ना, लेकिन नतीजा क्या निकला ये आपसे अर्ज़ करता हूँ। आमिर मजीद हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे अहम हमारे साथ आरिफ इकबाल होंगे, जिनके 3 बच्चे और बीवी इस हादसे में अल्लाह को प्यारे हुए और इंसाफ नहीं मिला। हमारे साथ अहमद मुर्तज़ा होंगे, जिनके भाई अहमद मुज्तबा जो हैं उनकी लाश अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई। ये वो आदमी है जिसकी वजह से ये गुमान किया जा रहा है, मुबैना तौर पे, देखना लफ्ज़ इस्तेमाल करने पड़ते हैं, मुबैना तौर पे गुमान किया जा रहा है कि आपने जो बाकी लाशें दी हैं और आप कह रहे हैं कि ये ठीक है, उसके ऊपर मैं क्यों यकीन करूंगा, मेरी समझ से बाहर है। ताहिर भाई भी हमारे साथ होंगे। ताहिर शर्फी साहब, आपने ज़रा गौर से सुनना है और आपने फिर जो बात कहनी है वो फतवे के तौर पे कहनी है, इससे कम नहीं कहनी। बट सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली वो क्या थी और आप क्यों इस इन्फॉर्मेशन में पड़े, आपको क्यों शक पैदा हुआ? बेसिकली जब मुझे सोर्सेज से ये पता चला कि 2-3 लोग हैं, पहले तो 2-3 लोगों का पता चला कि उनके जो प्यारे हैं जो इसमें शहीद हुए, उनकी बॉडीज़ का मसला है। और ख़्याल था पहले सोर्स का भी, और फिर मैंने उस पर काम किया कि ये किसी की बॉडी किसी को दी। पहले ये एक ख्याल था ऐसे तो फिर मैंने फिर जब चेक किया तो अब मुझे ये पता था कि पंजाब फोरेंसिक एजेंसी भी कर रही है, और डीजी जो हैं डॉक्टर अशरफ ताहिर साहब, वो तो बड़े कॉम्पिटेंट, और उनका कभी कोई शिकायत, इतने हज़ारों कई केस हैं, अमेरिका में भी शिकायत नहीं, कोई नहीं। तो मैं हैरान था कि फिर मैंने इनसे रब्ता किया। अच्छा। तो पता ये चला कि उन्होंने फिर बताया कि भाई वो तो ये बातें सही हैं, और ये हुआ ये कि जब इनको होम सेक्रेटरी ने कहा कि जब हादसा हुआ तो आप अपनी टीम भेजें, हमारी सिंध गवर्नमेंट से बात हो गई। ठीक है। इन्होंने कुछ 3 टीमें 12 लोगों की भेजी, और वो मस्कीन ट्रकों पे गए सामान लेके बाई रोड गए। और दूसरे अपना कंपैरिजन, क्योंकि सामान लेके जाना था, फ्लाइट, और जिन्होंने सही भी करना था, और जो लेटेस्ट जिनके पास टेक्नोलॉजी है। दूसरी तरफ वो डेंटल जो थे, जो हमारे UHS से लाहौर से गए, वो बायर गए NDMA से सेटिंग करके, और वो उधर एक 5 स्टार होटल में भी ठहरे, और ये उधर पंजाब हाउस में ठहरे, रोज़ों में, जहाँ पे कुक भी नहीं था। खैर ये गए, इनको जब ये गए तो आगे वो जो अब जिनके आ रहे कराची यूनिवर्सिटी जो हेड कर रहे थे उस सारे ऑपरेशन को, और ये भी थे डेंटल, इन्होंने उन्हें कहा कि आप क्या करने आ गए, आपको किसने बुलाया, आप क्या करने, आपको किसने बुलाया? अच्छा। ये बड़े ये 2 दिन उधर रहे, इनको उन्होंने छेड़ने नहीं दिया, कोई सैंपल नहीं दिया। फिर जब ये वापस आने लगे, डीजी साहब ने कहा वापस आ जाएं यार, फिर हम क्या करें, वो करने नहीं दे रहे। तो उनमें वो हालत शेर दिल, वो एक आपको पता है कि इन्फ्लुएंस फैमिली है उनका, है वो ब्यूरोक्रेटिक फैमिली। उन्होंने फिर छोड़ के, उन्हें पता था इधर से पता लगना है, उन्होंने CM सिंध से रब्ता किया, मुराद अली शाह। उन्होंने कहा कि हमें ये चाहिए बॉडी, या उन्हें भी शक था कि ये पहले ही था कि ये सही नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आप ऐसा करें, डीजी साहब का, आप 4-5 बॉडीज़ ले लें, उनमें से अंदाज़ा करें, बात सुने ज़रा, 4-5 बॉडीज़ ले लें 96-7 में से, उनमें से देख लें। उन्होंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं, अगर वो 4-5 में ना हुई तो फिर क्या करेंगे? फिर वो बड़ी मुश्किल क्या वो अपनी बॉडी ढूंढ रहा है, और उन्हें कह रहे हैं कि आप 5 बॉडीज़ ले लें, इनमें से रैंडम ले लें, इनमें से देख लें इनमें से कोई है, अंदाज़ा करें उनकी सोच का। अच्छा, मतलब 97 डेथ परचून की दुकान हो गई। बट साहब मतलब अंदाजा करें ना, उनके इधर बेहिसी शुरू हो गई। आगे सुने। ये बेहिसी कर कौन रहा है? ये वही मेन लीडर वही थे ना, कराची यूनिवर्सिटी, और ये सारे साइंटिस्ट। अब गवर्नमेंट का इतना जो ये उनको बताते थे। ठीक। अच्छा, वो फिर वो मुराद अली शाह, उन्होंने वो जोर लगाया को 52 सैंपल्स इनको मिल गए, ये लेके आ गए। पहले दिन ही इन्होंने वो हालत शेर दिल की वो आइडेंटिफाई कर, वो मिल गई, क्योंकि उन्हें पता था, उन्होंने शुरू में ही कर लिया। ठीक। बाद में जब इन्होंने शुरू किया तो कुछ 16-17 किए, तो उनमें से कुछ गए जब लेने, तो बॉडी मिली नहीं, वो पता चला कि वो दे चुके हुए हैं, दे चुके। वो फिर अब शुरू हो गया मामला, होता कितनी बॉडीज दी थी उन्होंने कराची वाले ने? इनको 52 सैंपल दिए। इन्होंने 16 जब किए तो वो 16 में से कुछ, एक तो वो बच्चे का निकल आया जिसका कि भाई लेकर आया या रिश्तेदार लेकर आया। हाँ। अब बाकी 15 में से कंफ्यूजन पड़ गई, ये डीएनए इसका था, वो दफन हो चुका हुआ था। अच्छा, एक और आपको ब्रेकिंग खबर दे दूं, जो लेटेस्ट अभी आपने जिक्र किया ना, वो मेरा वैसे बड़ा अच्छी खबर नहीं है उनके लिए, फैमिली के लिए, लेकिन आपने उनका जिक्र किया है, अहमद मुश्तबा जो शहीद, उनके अहमद मुर्तज़ा भाई हैं।
उनका लेटेस्ट पता लगा है कि उनकी बॉडी नहीं मिली, वो दफन हो चुकी है। ये रात को मोहम्मद अशरफ ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे साथ हैं। ताहिर साहब, आपकी जो खबर है उस पर मैंने अव्वल आपको सुना जब मैंने तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने यकीन नहीं किया, क्योंकि मेरा ख्याल था कि फिंगर टिप्स जो है ये भी नादरा करता है, ये ठीक वेरिफिकेशन है। डेंटल भी हुआ करता था, अब शायद नहीं होता, लेकिन एक्सरे भी होता था, लेकिन वो सारी अब चीज़ें डेकेडेंट होंगी, पुरानी होगी। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डीएनए आई, आपने डीएनए के लिए भेजा, आपके पास जो टेस्ट आए उनमें से लोग पहले दफन हो चुके हुए थे। एक तो ये बताइए, ये कहाँ तक तस्दीक है? क्लियर नहीं है, इसमें बड़ी गड़बड़ है। आप जरा दोबारा जी, मैं दोबारा कॉल करता हूँ, दोबारा कॉल कीजिएगा। जो मैं बात कह रहा हूँ डॉक्टर साहब से वो ये है कि जो वेरिफिकेशंस हैं वो हो सकती हैं कि आप फिंगरप्रिंट्स पे करें, जैसे नादरा करता है, इमिग्रेशन करती है, वो ठीक है, रिकग्नाइज्ड है, डेंटल रिकग्नाइज्ड है, एक्सरे डेंटल, लेकिन ये टुल्ले हैं, ये और भी हो सकता है। कान का लेना ये रिकग्नाइज है। जब तक डीएनए नहीं आता, डीएनए पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। जब टेक्नोलॉजी मौजूद हो और आप टुल्ले को टेक्नोलॉजी बना लें, तो फिर जितने हकीम, नीम हकीम टाइप चीज़ें हैं, फिर आप पॉलिसी बनाएं कि इनको आप एक्सेप्ट करेंगे। फिर वो जो पौधे हैं सना मक्की टाइप, वो अगर फ़ायदा दें ना दें, आप उनके ऊपर रहेंगे। बिल्कुल ठीक है जनाब। हमारे पास आरिफ इकबाल हैं। आरिफ है हमारे साथ? हाँ जी आरिफ, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो हमारी ताज़ियत कबूल कीजिए, हालांकि ताज़ियत कोई लफ्ज़ नहीं है करने का। 3 बच्चे और 1 बीवी, अभी तक इनकी हालत क्या है? आप दफन कर चुके, आपके कोई रिजर्वेशंस हैं? क्या पोजीशन है? सर रिजर्वेशंस वगैरह नहीं है, एंड आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम हियर टू टॉक अबाउट अभी हुआ क्या है। सर आवाज़ आ रही है मेरी? बिल्कुल ठीक, जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं शॉर्ट बता देता हूँ सो दैट यू नो अदर पीपल कैन कम हियर और अपनी चीज़ बताते हैं, जो कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो उसको ज़्यादा तक़वियत देंगे कि वाकई में जो बात कर रहा हूँ सही है। हुआ ये था कि जिस टाइम पे आइडेंटिफाइड माय वाइफ एंड माय कहते हैं बड़ी बेटी, ठीक है, एक रिंग से, और जो दूसरे बेटी जो थी उसके आपके कपड़ों से और दुपट्टे से और हाथ पे जो बैंड था, ठीक है, आई न्यू के 2 मुझे मिल गए। जो बाकी जो छोटी मेरी बेटी थी और जो मेरा बेटा था, वो अगेन द स्टेट ऑफ द बॉडीज वाज सच दैट आई कुड नॉट आइडेंटिफाई, ठीक है ना, जो मर्जी मैं कर लेता, ठीक है। और तसल्ली देने के लिए मैं ये नहीं करना चाह रहा था कि यार मैं कोई भी बॉडी उठा लूँ। तो जिस दिन मैं लैंड किया था 23 तारीख को यहाँ पे, वहाँ से डायरेक्ट दोनों मॉर्ग से मैं गया हूँ आपके डायरेक्ट डीएनए सैंपल देने के लिए। अब जिस तरह सब होते हैं, चलो ठीक है, गवर्नमेंट को डीएनए सैंपल चला गया। डीएनए इज द सुप्रीम, क्या कहते हैं, बाइबल, जब इट कम्स डाउन टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी बॉडी, जितनी मर्जी ख़राब हुई हो या जितने मर्जी पीसेज में हो, ठीक है ना, ये पढ़े लिखे हर बंदे को पता है। अब जब क्या कहते हैं आपके 7 दिन गुजर गए, मैं गया वहाँ पे फिर सर खाने पे कि यार मैं चेक करूँ कि यार मैं एक और दफ़ा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन कोई नहीं आ रही थी। वहाँ पे एनडीएमए के आपके कंटेनर्स लगे हुए थे, वहाँ पे आपके कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला कोई नहीं था। तो वहाँ फैसल ईदी साहब मिले। फैसल ईदी साहब मुझे कहते हैं कि एक डेंटल वाले हैं हुमायूं साहब, वो बुलाए हम लोग स्पेशलिस्ट, और वो देख रहे हैं। तो आपके पास कोई एक्सरे या कोई डेंटल हिस्ट्री आ रहा है? मैं नहीं आया, माई किड्स वर परफेक्टली हेल्दी। तो मुझे कहता है अच्छा मैं कॉल करके पता करता हूँ। अंदर कॉल किए, वापस आए हैं मेरे पास फैसल ईदी साहब। अब ये इनका काम नहीं है फैसल ईदी साहब का। वो कहते हैं डॉक्टर हुमायूं से मैं पता किया हूँ। वो कहते हैं आपके पास कोई तस्वीर है जिसमें मुंह पूरा खुला हुआ है और दांत पूरे आपके नजर आ रहे हैं? मैं उसी टाइम पे मुझे पता चल गया ये 2 नंबरी हो रही है, क्योंकि कभी भी आपकी विजुअल कहते हैं आईडी के ऊपर आंखों से देख के आप दांतों का नहीं करते, ये कौन सी साइंस है, ठीक है। उसके बाद क्या मुझे पता था अच्छी तरह कि यार मैं लोगों को चीख चीख के कह रहा था यार ये जो घंटों का प्रोसेस होता है आपके डीएनए का, ठीक है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। जब मेरे बच्चों का डीएनए रिजल्ट आ गया इन 6 आवर्स, वही कह रहा ना, सलाम है कहते हैं डीजी ताहिर अशरफ को और नासिर साहब को। वो मेरी फ्लाइट लेट हो गई थी, तो वो टीम को लेट बिठाएं, ठीक है ना, उनको दर्द था, ठीक है ना, उनको ऊपर से कोई डायरेक्टिव नहीं आया था मुझे हेल्प करने के लिए, ठीक है। दे रीच्ड आउट, क्योंकि मेरा एक वीडियो था जो कि उनको किसी फ्रेंड ने शेयर किया था, एंड आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ देयर हार्ट दे एक्चुअली रीच्ड आउट। और वो वही कह रहा ना, जब बंदे आप आवाज़ खड़ी करें लोग आ जाते हैं आपके पास। अब इनको कोई ऑफिशियल डायरेक्टिव नहीं था। दीज गाइज वर्कड ओवरनाइट। रात को 2 बजे जब मैं सर्द खाने से निकल रहा था थक हार के, यार पता नहीं मैं किस तरह अपने बच्चों को आइडेंटिफाई क्यों करूंगा, एक फरिश्ते की कॉल आती है जिसका नाम है नासिर सिद्दीकी। वो कहते हैं सर आपके जो रिजल्ट है वो आप कल आ जाएगा आपका डीएनए का। अभी मैं आपको से भी बताना चाह रहा था कि वो दोनों आइडेंटिफाई हो गए, एक आपकी चीपा पे है, आपकी एक ईदी पे। इसलिए मैं वही वीडियो बना के मैं उसमें डाला था। लोग कह रहे थे खुश इस तरह हो रहे हैं कि वाकई में बच्चे मिल गए, जिंदा मिल गए। मसला ये है कि मसला जिंदा का नहीं था, जो मर्जी फॉर्म में थे वो मेरे थे, मुझे पता था मेरे मिल गए, दैट्स माई बेसिक राइट एज अ ह्यूमन।
उसके बाद हुआ क्या, गजल चौधरी का आपको सुने होंगे जो उसकी वीडियो वायरल हुई थी, उसका पहला केस था उसके भाई का, जो हम लोग सैंपल्स वहाँ भेज के वो उसको एनालाइज करवा के जब डीएनए रिपोर्ट आई, जब गजल गई वहाँ पे अपने फादर के साथ अपने भाई की मैयत लेने के लिए, पता चला वहाँ पे एक और फैमिली है जिसको केयू वाले के रिजल्ट के ऊपर वो कह रहे हैं ये आपकी बॉडी है, और अगली फैमिली कह रही है यार खुदा का वास्ता हम लोग ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं अंदर। आरिफ, आप मेरे साथ रहिएगा, आपकी बात जो है ये हमने सुनी है, और मैं खुदा की कसम इस बात पे ना इजहार ही नहीं कर सकता कि आप बात जिनकी कर रहे हैं वो आपके बच्चे हैं। आपकी बात सुनते हुए मेरी रूह फना हो गई है। मैं क्या कह सकता हूँ, छोड़िए इस बात को। डॉक्टर साहब आप साथ हैं, अशरफ ताहिर साहब। हजूर अक़दस ये स्कैंडल है क्या, ज़रा थोड़ा सा आम फहम ज़बान में समझाइए। हम वाकई इतने नालायक हैं या हम थोड़े से बेईमान हैं? सर मैं आपको बता दूं, मैं ये काफ़ी देर से जो प्रोफेशनल झूठ है ना, हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर हमें बेशुमार हम झूठ बोलते हैं। हम अपनी कैपेबिलिटी, अगर मैं नहीं, ये एक एजेंसी बनाई है, इसमें हम बहुत से काम करते हैं, फुल सर्विस है, लेकिन कई काम हम नहीं कर सकते। जब हमें अप्रोच किया जाता है, मैं साफ का प्राइम मिनिस्टर हो, जो मर्जी हो, ये हम नहीं कर सकते, हमारी कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन इस चीज की पाकिस्तान में कमी नहीं है, मुझे नहीं आता, मैं ना नहीं कहना। हमें कूट कूट के इंडो पाक आंटी, मैंने इंडिया में भी केस ऐसे देखे हैं कि जहाँ ये हाँ जी हम कर देंगे हम, ये मैं कह रहा हूँ कि जी डेंटल जो है ना, ऑर्थोडोंटिस्ट एक है, साइंस है, फिंगरप्रिंट साइंस है, फिंगरप्रिंट भी परफेक्ट साइंस है, लेकिन इसकी ये बात मैं कह रहा हूँ कि जब एक डीएनए आपके पास गोल्ड स्टैंडर्ड है, बिल्कुल। अब मेरे पास ये एथियोपियन एयरलाइन का था, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए 6 माह लगे हैं और 100 एक्सपर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको आइडेंटिफाई कर रहे थे। ठीक। ये जो चूंकि ये काफी आसान था, ये जो प्लेन था ना, चूंकि जमीन पे था, ये बस्ट नहीं हुआ, बॉडीज वर इंटैक्ट। ठीक। जैसे हवेलियां का हुआ था, वहाँ ऊपर बस्ट हुआ था, उसका रेडियस ये छोटी छोटी बोटियां बन जाती हैं। ठीक। उसमें हमें ऐसे करना होता है, केली बोटी को एनालिसिस करके उसकी एक पाइल बनानी है कि डीएनए प्रोफाइल ये एक है। ठीक। फिर दैट्स लेंथी प्रोसेस ये। लेकिन हमारे यहाँ जी अब ये हुआ है कि फर्ज करें एनडीएमए का कसूर इसमें कोई नहीं है, क्योंकि वो नहीं जानते। उन्होंने पूछा कि आप कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। इन्हें बताना चाहिए कि इनकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन डॉक्टर साहब इनसे मुराद क्या है आपकी? कराची जो कह रहे हैं ना डेंटल, इनकी लिमिटेशन क्या है? अगर एक गोल्ड स्टैंडर्ड साइंस आपके पास है, हम इन सारी बॉडीज को 2 मिनट में आइडेंटिफाई कर सकते थे। ये हम 52 बॉडीज जो थी, जो जहाँ से मुश्किल काम वो था, हमने 12 घंटे में सारे प्रोफाइल ले लिए। बाकी रिलेटिव्स के लाने वो तो आसान काम है। अब जैसे खालिद शेर की बॉडी है जी, ये सारा काम उसी से शुरू हुआ है, अल्लाह ताला ने करवाना था। चूंकि उनकी बॉडी हमने ये सैंपल लिए, 7 ही सैंपल के हम आ गए, 6 बजे शाम को आए हैं, रात को 2 बजे हमने उनको बता दिया कि आपकी बॉडी ये है। ठीक। और अगर हमें ये सैंपल उस वक्त दे देते सारे वाकिन के, हमने उसी रात सारों को आइडेंटिफाई कर देना था। हाँ। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइए, मुझे एक बात ये मेरे दिमाग में फौरन आपकी बात सुन के आया, आपको क्यों नहीं बताया? मतलब क्यों नहीं बताया आपको? देखें जी, मतलब हो सकता है एनडीएमए को हमारा ना पता हो, हमारी रेजिस्टेंस का। हम 11 साल से काम करें, वी आर वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास अमेरिका से केस आए हैं ट्रिपल मर्डर में, हमारी रिपोर्टें क्रिमिनल कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट ओहायो में यूज हुई हैं, स्कॉटलैंड यार्ड से, इजिप्ट से, नॉर्वे से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने मुल्क में शायद ना पता हो। लेकिन डॉक्टर साहब आपको लगता है, मैं एक जजमेंट की बात कर रहा हूँ, असेसमेंट की बात कर रहा हूँ, आपको लगता है कि बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन में जो लोगों को दी कि ये आपका बच्चा, आपकी बेटी, आपकी माँ, आपकी बहन, आपका बाप है, इसमें गलती की गुंजाइश हुई है? नहीं हुई, गुंजाइश की बात नहीं, हमने प्रूफ किया। 4 बॉडी तो अभी हमने की हैं, जिनको नहीं दिया आप पूछे तो। अभी रात को हमने एक बॉडी आइडेंटिफाई की है जो जिसका पता ही नहीं है किसके पास है। गुंजाइश की मैं 100% कह रहा हूँ। आप गुंजाइश की बात कर रहे हैं। ये सोचा समझा एक कवर अप था डॉक्टर साहब, जो कि अभी तक हो रहा है। मेरे पास कोई लफ्ज ही नहीं है यार।
मेरे पास डॉक्टर साहब कोई लफ्ज नहीं है। ये जो सर आपने जो बात की, मैंने शुरू में कहा था कि मैं दुआ मांगता हूं तो ये सोचता हूं कि मुल्क में करप्शन ना हो। अब मैं कहता हूं मुल्क में करप्शन ना हो चाहे, लेकिन जहालत ना हो। डॉक्टर साहब पढ़े लिखे जाहिल इस मुल्क में कैसे हो सकते हैं? लेट मी इंटरप्ट यू। ये जहालत नहीं है, ये इसको कहते हैं नाम बनाना। जहालत जानबूझ के बेशुमार। ये अभी हमने ये किया था केस, ये रेलवे का। शेख रशीद ने कई दफा मुझे कॉल किया कि जी यहाँ राख में है, मैं DNA, मैंने पूछे तो उनसे, मैंने कहा राख में दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अच्छा पूछ लें, जो नहीं कर सकते नहीं, लेकिन बहुत से साइंटिस्ट मैं इंडिया में भी देखे जो वो कह रहे थे कि और उन्होंने नाम बनाया कि राख से हम DNA कर देते हैं। नहीं हो सकता। ये आपकी बात बड़ी अच्छी है। अगर हो सके तो साथ रहिएगा। मैं ताहिर भाई आपकी तरफ आना चाहता हूँ। ताहिर भाई, ये जो डॉक्टर अशरफ साहब हैं, इनकी बात सुन के आपको भी जहन में इमाम मालिक आए होंगे, जिनके पास लोग आते थे पूछने और वो कहते थे कि मुझे इस बात का नहीं पता, और लोगों को ये बात बड़ी बुरी लगती थी कि इमाम मालिक को क्यों नहीं पता। और आज भी अगर कोई शख्स कहता है कि मुझे नहीं पता तो हम उसको बड़ा ही अजीबो गरीब समझते हैं। और जो राख में से, कार्बन में से DNA निकाल सकता है, उसको हम सही कहते हैं, जो कि नामुमकिनात है। लेकिन अल्लाह ताला खुश रखे, आप तो ये भी आजकल सुनने में आ रहा है कि दुनिया जो है वो साकित है और सूरज जो है वो घूम रहा है। ये पाकिस्तान कहाँ जा रहा है ये छोड़ दीजिए, मुझे बताइए, अगर मैं दानिस्तान किसी की लाश किसी के घर पे जाके दफन करवा दूँ और कह दूँ कि ये आपकी है, तो मेरे ऊपर कोई शरई हुक्म लगता है इस बेईमानी का, या मैं साफ हूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिलाल भाई, सच्ची बात तो ये है, मैं ये 5-10 मिनट जो अभी आपके साथ गुज़रे और ये सुना मैंने, तो मेरे पास लफ्ज़ नहीं हैं। ये तो बड़े हौसले वाले लोग हैं, बड़ी हिम्मत वाले लोग हैं। सबसे पहले तो इनके साथ ताज़ियत क्या करें, ये तो पूरी कौम मातम की बात है। मातम से भी आगे कुछ हो तो उसकी बात है। अल्लाह ताला इनको सब्र अता फ़रमाए और इनको हिम्मत दे कि इन्होंने ये बेचारे अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन उनको अब मैं क्या जुमला इस्तेमाल करूं, मेरे पास तो जुमला नहीं है। बेइसी तो कोई चीज़ ही नहीं है। मैं एक बात अर्ज़ कर दूं बिलाल भाई, जिस किसी ने झूठ बोल के ये काम किया है दानिस्ता तौर पे, उसने अपनी दुनिया भी ख़राब की है और उसने अपनी आखिरत भी ख़राब की है। दुनिया इसलिए ख़राब की है कि उसको ये इंजाम यहाँ पर देखना होगा अपना। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, इससे बड़ी एक शख्स का प्यारा चला गया, आप उसको दिलासा देने की बजाय उसके साथ झूठ बोल रहे हैं, उसके साथ किज़्ब बयानी कर रहे हैं, उसके साथ धोखा कर रहे हैं। वो खुदा के बंदो, सीधा कह दो हमारी ये सलाहियत नहीं है, हम ये नहीं कर सकते हैं। जैसे ये अभी हमारे साथ हो रहा है, हमें रोज़ आके कहा जाता है जी कोई नहीं जी, पाकिस्तान में कोरोना दूसरे मुल्कों से कम है। खुदा के बंदो, लाशें पड़ी हुई हैं, कोई दफनाने वाला नहीं है। माँ बाप, बहन भाई, महल्लेदार, रिश्तेदार, हमारे साथ अहमद मुर्तज़ा भी होंगे। मैं क्या कहूँ, खुदा की कसम मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि हम इतने ज़्यादा ज़मीर में क्या वाकई मर चुके हैं कि किसी का ख़ानदान, बेटा बेटी, बीवी, माँ बहन, वो मर गए हैं और आप उनको झूठ बता रहे हैं कि उनकी ये लाशें हैं। अगर ये किरदार है तो फिर खुदा की कसम इस मुल्क का वारिस जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला ही है। इसमें कोई चीज़ कामयाब नहीं हो सकती। जब आप मौत को बेचना शुरू कर दें तो फिर खुदा आपकी दुआएं कभी नहीं सुनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज तकरीबन 2 हफ्ते हो गए इस सारे हादसे को, लेकिन आज एक चीज़ जो है ना, वो हादसे की जगह से जो गियर है उसको उठाया गया है। गियर है जो कि व्हील्स वाला जो गियर है उसको उठाया गया है। अभी हमने इंजन वहाँ से घर की छत से नहीं उठाया। आपको पता है क्यों नहीं उठाया? क्योंकि हमारे पास हुकूमत सिंध के पास या फेडरल गवर्नमेंट के पास इतनी बड़ी मशीनरी नहीं है। वो फ़ौज देगी तो आएगी। अगर ईदी ना हो, अगर JDC ना हो और अगर फ़ौज ना हो तो आप वहाँ पर फ़र्स्ट एड नहीं दे सकते। आप वहाँ पर
लाशें नहीं निकाल सकते। ये हमारी कदर कीमत है। हमारे साथ अशरफ साहब हैं। ताहिर भाई, अशरफ ताहिर साहब, मैं बड़ी ईमानदारी से और बड़ी इल्तजा से और बड़ी माजरत से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे इसके साथ आपके साथ अपने जज्बात शामिल हैं। जुनेद बहुत अच्छा दोस्त नहीं था, एक भाई था और आशिक रसूल था, ये एक अलग रिश्ता है, लेकिन अदरवाइज वो एक भाई था। इनका जो हादसा पेश आया वो ब्लास्ट था। मुझे बताइए, यहाँ पे तो आपको सारे जिस्म ज़मीन पर मिल गए इस जहाज़ में, कराची वाले में। वो तो ब्लास्ट था, वो बॉडियाँ कहाँ होंगी और कहाँ नहीं होंगी अल्लाह आलम। वो आइडेंटिफिकेशन डॉक्टर साहब कैसे की गई और सही थी या नहीं? बिलाल साहब, मुझे कॉल आई थी हेल्थ मिनिस्टर की, ख्वाजा सलमान साहब और फेडरल सेक्रेटरी 3-4 लोग थे और मुझसे घंटों बातें हुई हैं। फिर उसके बाद हमायूं जमशेद का जो भाई था उससे मेरी बात हुई। मुझसे पूछ रहे थे कितनी देर लगेगी। मैंने कहा कम से कम 6 महीने का काम है। उसकी वजह? और हमारी लैब हो सकता है इतने सैंपल डील करने में भी मुश्किल हो। हमारे पास देखने ये कितनी इन्वॉल्वमेंट होती है मैं आपको बता दूं कि 65 DNA एनालिसिस है, 65 जी हमारे पास। उस हादसे में जिसमें जुनेद थे, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया था डॉक्टर साहब? माजर चाहता हूं, फोन कट गया। मुर्तजा हमारे साथ हैं। मुर्तजा, ताज़ियत में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, ये फरमाइए कि किन मसाइब में से अभी बॉडी आइडेंटिफिकेशन की वजह से गुजर रहे हैं? आपका पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। अब देखें, अगर मैं शुरू से शुरू करूं तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, क्योंकि मैं हूं डॉक्टर, आयरलैंड में होता हूं। मेरे वालिद यहाँ पे अकेले थे और अपने घर में इस हादसे की खबर सबसे पहले मैंने देखी थी और मुझे पता चली थी और मैंने अपने घर वालों को बताई थी, क्योंकि मुझे ये तो पता था कि भैया लाहौर गए हैं, उनको नई जॉब मिली है फोरलैंड कंपनी, जो कि जावेद आफरीदी साहब की कंपनी है चाइनीज ट्रकों की। तो भैया को रमज़ान के दौरान में नई जॉब मिली थी और उन लोगों ने भैया से कहा था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। टिकट दिया और उनको बुलाया और 5 दिन वहाँ रखा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि भैया की वापसी कब है। तो जिस वक्त ये हादसा हुआ है, मेरे इल्म में ये नहीं था कि भैया इस जहाज़ में है कि नहीं। मैंने अपना हॉस्पिटल में राउंड फिनिश किया है और देखा कि खबर आई है कि जी लाहौर कराची PIA क्रैश, ये चीज़ें थी जो मुझे कट की। मैंने फ़ौरन भैया को मैसेज किया, भैया किधर हो, फ़ौरन जवाब दो। आज तक वो भैया को मैसेज गया नहीं है। मैंने पापा से पूछा, पापा भैया कहाँ है, भैया ने कब आना है, आपकी बात कब हुई आखिरी दफा? उन्होंने कहा यार अभी तो ये एयरपोर्ट बैठा हुआ था। तो मैंने कहा वो आ जा रहे हैं? कहा हाँ। मैंने कहा अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। कहा क्या हुआ? मैंने कहा पापा जहाज क्रैश हो गया। वो 80 साल के मेरे वालिद अकेले यहाँ पे, मैंने कभी उनको ऐसे सिसक के रोते भी नहीं सुना कि हाय मेरा बेटा चले गया, मेरा बेटा चले गया। उस वक्त मैं उस चीज को समझने से कासिर था। मुझे उस वक्त से लेके आखिर तक, जो पाकिस्तान आने तक, मुझे कोई भी किसी किस्म की हुकूमती सतह पे कोई नजर नहीं कोऑर्डिनेशन हो, कुछ पता चले। अगर आरिफ फारूकी साहब ये स्टेप ना उठाते, अगर ये चीज ना करते लाहौर फॉरेंसिक लैब वाली, तो मैं इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करता। अब क्या हुआ कि जब यह हुआ, पापा का सैंपल लिया गया DNA का 22 से 23 तारीख को कराची यूनिवर्सिटी में। वो चला जा रहा है, तकरीबन हमें मिला है 3 तारीख को, आई थिंक 3 या 2 जून को। वो कहा कि आपका DNA मैच ही नहीं हुआ। ये सिर्फ वर्बल रिपोर्ट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर इन्हीं लोगों ने, आरिफ फारूकी की पूरी टीम ने, क्योंकि मैं तो आयरलैंड में था, इन लोगों ने उसी रात, मुझे 1 बजे पता चला है रात के, और सुबह जो है पापा का सैंपल इन लोगों ने लेके खुद से अपनी मदद आपके तहत लाहौर फॉरेंसिक लैब भिजवाया और शाम तक रिजल्ट आ गया जी कि आपका जो बॉडी नंबर है 112 R112 चीपा, इससे आपके वालिद का DNA मैच कर गया है। जो सैंपल लिया गया है वो राइट हाई का है। हर चीज क्लियर एंड बिल्कुल क्लियर लिखी हुई है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। अच्छा, जब हम लोग गए हैं, मेरे यहाँ से गए कि भाई बॉडी चाहिए, तो पता चला वो बॉडी R112 28 से 30 मई को अब्दुल कयूम मरहूम की फैमिली को दे दी गई है और उनकी तदफीन लाहौर में हो गई है। अब ये हमारे लिए इंतहाई तकलीफ दे अमल था। हम तो अभी उसमें से नहीं निकले कि भैया हमारे साथ से चले गए, भैया गए, अब हमारे साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है इस दुनिया में। हम उस चीज से निकल नहीं पा रहे थे कि अब हमारे ऊपर कठिन इम्तिहान शुरू हो गया। हम ये भूल गए कि भैया हमसे चले गए। अब बड़ा इम्तिहान आ गया कि बॉडी का है। अब जब ये लेबोरेटरी की फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आई है,
उससे तस्दीक हो गई कि भैया की बॉडी तो वहां पे है। अब मेरी कोशिश ये थी कि मैं जब आया हूं जुमे को पाकिस्तान 4 तारीख को, तो उसमें सबसे पहला मेरे काम ये था कि मैं किसी तरीके से लाहौर फॉरेंसिक लैब में अब्दुल कयूम की फैमिली का डीएनए करवाऊं ताकि रीचेकिंग हो कि क्या हुआ है। उस दौरान पीआईए वालों ने पापा का तीसरा सैंपल लेके कराची यूनिवर्सिटी में रन करवा दिया, लेकिन अब उसकी चाहे रिपोर्ट कोई भी है उससे मेरा कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि लाहौर फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट बिल्कुल काबे वजाहत के साथ मौजूद है मेरे पास। अभी आज की ताज़ा तरीन खबर ये है कि जो अहमद मुझे ये बात बताइए, आप जो कह रहे हैं, मुझे हाँ या ना में बता दीजिए, आप जो कह रहे हैं वो ये कि आपको कराची वालों ने बताया कि जनाब ये बॉडी का डीएनए मैच नहीं हो रहा, फिर लाहौर की फोरेंसिक ने आपको बता दिया कि ये मैच हुआ है इस नंबर के साथ, और वो नंबर कराची वाले जो हैं वो पहले ही लाहौर में किसी खानदान को दे चुके हुए थे और वो तदफीन हो चुकी हुई थी, यही बात? जी जी बिल्कुल। अब इसका मतलब ये धोखा एक नहीं, ये दो धोखे हुए हैं। लाहौर में जो फैमिली है उसके साथ भी धोखा हुआ, आपके साथ भी धोखा हुआ। यहाँ पे मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कभी किसी ताजियत में इतने कम अल्फाज मेरे पास नहीं हुए जितने आपके साथ या आरिफ के साथ हैं, जो अपनी औलादों को, अपने भाई बहनों को सिर्फ हाथ बांध के इस हुकूमत वक्त से तदफीन के लिए मांग रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपके पास इस हादसे के बाद ये जो आइडेंटिफिकेशन गलत हुई, किसी ने कांटेक्ट किया कि जनाब माफ कर दें? नहीं, मैं आपको इसमें एक और चीज के पहले इजाफा करूं, फिर इस बात को आगे लेके जाता हूं, क्योंकि अब अब्दुल कयूम महरूम की जो फैमिली है उनका डीएनए सैंपल गए हैं, उनके वालिद का इतवार को गया है, उनकी वालदा और उनके बेटे का कल गया था, और आज की रिपोर्ट यह है कि अब हमारी बॉडी तो आइडेंटिफाई हो गई कि वो वहां पे तदफीन हो गई है, ठीक है। अब उनकी बॉडी का मसला आ गया कि वो डीएनए मैच नहीं हुआ है उनकी फैमिली का, जो क्योंकि 57 सैंपल्स में से उनका डीएनए किसी से मैच नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। अब जो है आपकी बात आती है कि माफी किसी ने नहीं मांगी है। माफी का तो कहीं से कहीं पहले तो तायन उन्होंने कि कराची यूनिवर्सिटी वाले तो इस बात पे लगे हुए कि हम सही हैं, उनकी तो बात अलग है। हाँ, मैं ये इस चीज का एतराफ करता हूँ, पीआईए ने हद्दुल अमकान हमारे साथ तावन किया है। डीसी अरशद सुदर साहब की उसमें फोकल पर्सन है, उन्होंने मीटिंग की थी मेरे साथ सैटरडे को, उन्होंने बहुत तावन किया और उन्होंने ही इनिशिएटिव लिया, क्योंकि मैंने पहली रिक्वेस्ट उनसे की थी कि अब्दुल कयूम की फैमिली का डीएनए सैंपल आपने जो इतला दिया ना, ये पाकिस्तान में कोई नई नहीं है। हम माशाल्लाह ताला, मैं कुछ लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता है। ताहिर हमारे साथ है अशरफ ताहिर भाई। भाई मुझे ये बताइए, पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि जुनेद जमशेद को क्या हम आइडेंटिफाई कर सके थे? मैं आपको बता रहा था कि मुझे कॉल किया गया था, मैंने उन्हें कहा 6 महीने लगेंगे, मेरी डिटेल्ड बातें हुई, लेकिन उन्होंने फिर अपनी मुझे नहीं कांटेक्ट किया। फिर ये पता नहीं किस लैब ने या डेंटिस्ट्री ने ये 6 या 8 दिन में आइडेंटिफाई कर लिए सारे। बहुत अच्छी बात। मैं अमेरिका गया तो मेरे कुलीग जो थे वो मुझे कह रहे यार आपके लोगों ने कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। मैंने कहा भाई हमारी टेक्नोलॉजी, फिर कभी बात करेंगे, हमारी टेक्नोलॉजी आपसे। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। ये जो आपने सबकी बातें सुनी, इसका मतलब कि मामला सिर्फ जो है वो आमिर मजीद का या अहमद मुर्तजा का नहीं है, ये तो सारा ही कुचल मुचल कर दिया हुआ इन्होंने। देखें जी बलाल साहब, मैं मजबूर होके ये बात कही है। मैं रोज आए दिन मैं झूठ देखता हूँ। हम साइंटिस्ट, इसमें मैं गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करता किसी को भी, क्योंकि हम उनको बताते हैं झूठ। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपके ख्याल में किस अदारे की बुनियादी जिम्मेदारी थी ये? देखें जी ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट को पता होगा किसकी जिम्मेदारी। हमें किसी ने बुलाया नहीं गया था। खालिद शेरदिल की वजह से होम सेक्रेटरी टू होम सेक्रेटरी बात हुई थी, हमारी टीम वहाँ गई है, हम 18 घंटे में 3 ट्रक। अशरफ भाई बहुत शुक्रिया, आपने 2 टोक बात की, आपने सच बोला, और आपकी टीम जब कराची गई तो वो ट्रकों के अंदर सामान लेके गई, ये भी पता चला, क्योंकि वो अपने साथ सामान भी लेकर गई थी और लॉकडाउन का ज़माना था। अल्लाह आपको इसका अजर देगा, यकीन कीजिए इस दुनिया में या पाकिस्तान से ये अजर लेने की आप तवक्को भी ना रखिएगा। ताहिर भाई ये आपने सारी बातें सुनी, ये जो 96 हादसे में लोग शहीद हुए, इनको मैं शोहदा का दर्जा दे रहा हूँ, ये हादसे में शहीद हुए, इन शहीदों को आपने कुचल मुचल करके किसी को किसी के हवाले, किसी को किसी के हवाले, किसी की बोटी किसी को, किसी की टांग किसी को, किसी का सर किसी को। और माफ़ी मांगता हूँ मैं आपसे ताहिर भाई, अगर हम इस काबिल नहीं थे तो क्या सच बोलने के भी काबिल नहीं थे?
बिलाल भाई, ये दो गम हैं। एक गम तो उस फैमिली का है जिसका एक तो फ़र्द चला गया, और फिर सारी ज़िंदगी वो अब सोचते रहेंगे ये जितने भी अफराद थे कि यार मैंने किसी अपने को ही दफन किया है या कोई और था। और मुजरिम है वो अल्लाह की कसम, अगर यहाँ पर हदूदुल्लाह हो और यहाँ पर कोई अदल करने वाली अदालत हो, इंसाफ करने वाली हुकूमत हो, तो वो जालिम जिन्होंने झूठ बोल के किसी का हिस्सा किसी को दे दिया, किसी का हिस्सा किसी को दे दिया, उनको मकाम इबरत के तौर पर मीनार पाकिस्तान के ऊपर लटका देना चाहिए। उस जालिमों, आप नहीं बता सकते हो, आप कह दो हम नहीं बता सकते। ये जो क्रेडिट गेम है ना, इसने तबाह करके रख दिया है। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम अपनी इस गलती पे डटे हुए हैं और डिटरमेंट हैं, हमें कोई चैलेंज करे हम सही है बिल्कुल। वो तो डटाई की भी एक हद हो गई ना। सर इफ आई मे ऐड जस्ट, तो इनसे जरा पूछो ना, अगर इनका कोई अपना अजीज होता ये उसके साथ भी यही करते। अगर इनका बेटा होता, इनका भाई होता, इनका कोई अजीज होता, उसके साथ भी यही करते। ये बेसिकली भाई ये सारे मेरे आपके ही भाई और बच्चे हैं। बट साहब ये खबर जो है, इस पे आपने जब इसको ब्रेक किया, आपको यकीन था कि ये वाकई सच्ची खबर है, ये हो भी सकता है? असल में जो पिछला रिकॉर्ड देखा जाए पंजाब फोरेंसिक एजेंसी का और डीजी साहब जो है डॉक्टर अशरफ ताहिर, उसमें तो देखे ना उन्होंने, अब ज़ैनब केस था, हाँ। कितना मुश्किल था, हज़ारों उन्होंने किए और उसमें उसको दरिंदे को ढूंढा, फिर बाद में दूसरे केसेस आए, फिर वो तेज़गाम था जो ट्रेन का बताया, वो बिल्कुल बंद थी उनका वो सारा, तो कहीं एक भी कंप्लेंट नहीं, नॉट अ सिंगल कंप्लेंट कहीं भी नहीं है। तो इस जबकि बाकी चीज़ों पे कंप्लेंट ही कंप्लेंट। पहली बात तो ये थी कि मुझे वो उनका पता था पीछे कि वो उनका तो रिकॉर्ड सही है और बात सही करते हैं और ये साबित करते हैं। फिर उसको ज़्यादा उसको वज़न मिला उस वक्त जब आए दिन एक नई कहानी पता चली कि एक की बॉडी दूसरे को, दूसरे की तीसरे को, फिर मामला खुलता गया और अभी तक ये मामला जारी है। यानी इस कदर ऑथेंटिसिटी। और फिर वो देखें ना, आपको देखें कि वो जो असल वो जो इसमें जो हैं डेंटल हैं और जो कराची यूनिवर्सिटी वाले हैं, वो अब वो अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं। यानी उनके पास बताने को अब है नहीं, लेकिन मान नहीं रहे। देखिए एक बात तो ये है कि भट्ट साहब को जो आप देखें ना, तो पाकिस्तान के अंदर आज भी जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है वो जिंदा है और अल्लाह करे ये ऐसी रहे। आरिफ इकबाल आप मेरे साथ हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, आप फरमाइए, आधा मिनट है मेरे पास। हाँ सर, आधा मिनट है। अच्छा, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पे आप मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि आप लोग भी बहुत अरसे से होते रहे हैं और मीडिया जो है ऑब्जेक्टिवली इसको अप्रोच नहीं कर रहा था। सिर्फ अभी आप लोग हैं और एक आध और चैनल है जो कि अब जागे हैं, ठीक है ना, वो एक साइड पे कर देते हैं। अब आ जाते हैं इस मसले के ऊपर। देखें, इसके ऊपर ताहिर साहब को भी देखें कितनी तकलीफ हो रही है, तो अंदाजा लगे हमें कितनी तकलीफ हो रही होगी, या जिनके लोग थे इस एयर क्रैश में उनको कितनी तकलीफ है। हमने मूव करना है सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन इसका ये है, अगर डीजी साहब यहाँ पर हैं, कि जितने आपके सैंपल्स यहाँ KU के अंदर हैं, जो बॉडी के सैंपल्स हैं, वो ट्रांसपोर्ट किए जाएँ आपके लाहौर, और वहाँ पे लेट देम मेक सेंस ऑफ इट। क्योंकि मसला ये है कि अगर याद रखें 50 दिन ये लोग होल्ड कर सकते हैं, इनके गाइडलाइंस में 50 दिन के बाद ये डिस्ट्रॉय कर देंगे जो आपका एक्चुअल DNA सैंपल्स हैं। देयर इज अ टाइम बार, उससे 16 दिन निकल चुके हैं, बाकी सिर्फ 30 या 33 दिन रह गए। ठीक है, ये ना हो कि इतनी क्या कहते हैं बातें में, या कहते हैं आपके इसके अंदर, क्योंकि आप लोग भी बातें वहाँ कर रहे हैं, नोबडी इज गोइंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। एक दफा वो सैंपल्स वहां चले जाते हैं, DNA रिपोर्ट्स निकल आते हैं, सबको पता चल जाएगा कि किसकी बॉडी कहां पर है। और लवाइकिन को मैं ये कह रहा था, देखें आपकी असल जो रूह है शहीदों की, ठीक है आरिफ इकबाल के ये ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन मैं आपको अपने तजर्बे से बता रहा हूँ ऐसा होना नहीं है। उसकी वजह ये कि हुकूमतें नाकामी को और अपनी इनकैपेसिटी को यानी कि नालायकी को अपने कंधों पे उठाएंगी नहीं। 2005 में वो जब बिल्डिंग गिरी थी इस्लामाबाद के अंदर, उस बिल्डिंग का मलबा उठाने के लिए आपके पास मशीनरी नहीं थी। अल्लाह सलामत रखे मलक रियाज को, अगर वो अपनी प्राइवेट आपके पास ना भेजता तो नहीं थी। और आज 2020 में आपके पास मशीनरी नहीं थी जहाज उठाने के लिए। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे।